में अक्षम होते हैं तो आप पार्टी को बहुत आगे ले जाने में सक्षम नहीं हो सकते। जी सुनील जी। इस बीच हिमाचल से हमारे मित्र प्रदीप चौहान जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थोड़ा सा समय निकाला हमारे लिए। प्रदीप चौहान जी, अब 4 चरण तो हो गए समाप्त, 5वां चरण आ गया, 49 सीटें। अब तक टोटल 380 सीटों पर चुनाव हो चुका है। हालांकि कुछ विश्लेषक मुझसे कह रहे थे 381 हुआ, मैंने कहा 381 नहीं है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 बार में चुनाव हुआ है, 2 फेज में चुनाव हुआ है मणिपुर के अंदर। ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव 2 फेज के अंदर होता है। तो 381 दिखाया गया, लेकिन है 380 कॉन्स्टिट्यूएंसी। 163 बाकी है, 49, 57 और 57, 5th, 6th एंड 7th। प्रदीप जी, आप बड़े गौर से, मणिपुर में 2 सीटें हैं ना, मणिपुर बाहरी और मणिपुर नहीं, मणिपुर की एक सीट जो है ना, उसको 2 फेज में चुनाव कराया गया सर। लेकिन सीटें वहां 2 हैं। सीटें 2 ही हैं। एक सीट का चुनाव एक फेज में हुआ, एक सीट का चुनाव 2 फेज में हुआ सर। पहली फेज और सेकंड फेज में हुआ, इसलिए एनोमली आ रही थी एक सीट की। तो जहां जो लोग कह रहे थे, मैंने को एनोमली यहां से निकल कर आ रही है। मणिपुर में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 फेज के अंदर गई है, ये पहली बार हुआ है एक्चुअली देखा जाए तो। खैर, अभी 163 सीटें बाकी हैं और कुल मिलाकर 380 सीटों का चुनाव हो चुका है। प्रदीप जी, आप पंजाब को, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली को बड़े गौर से देख रहे हैं। वहां पर 13 सीटें वहां की हैं, 10 हरियाणा की। और वहां तो समाचार आज मुंबई के फ्रंट पेज के इंग्लिश न्यूज़पेपर के समाचार पत्रों में है कि द खट्टर इज बीइंग पुश्ड अवे बाय द पीपल, की एंग्री, की उनको सभाएं नहीं करने दे रहे, तुम निकल जाओ यहां से, तुम्हें सभा नहीं करने देंगे, भगा रहे हैं उनको लोग वहां पे। नो एंट्री फॉर बीजेपी। ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। इस बारे में हमारे बाकी पैनलिस्ट ने बात की कि ऐसी सिचुएशन पहले कभी देखी नहीं थी, जहां बीजेपी के लोगों को नो एंट्री या उनको पुश किया जा रहा है। ये हरियाणा, हिमाचल, पंजाब में या चंडीगढ़ की भी एक सीट है। क्या सिचुएशन इमर्ज हो रही है सर आपकी नजर में? सर जी, मेरे हिसाब से तो मेरा आंकड़ा आप अभी लिख लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर से 5 इंडिया अलायंस को है, 1 बीजेपी को जाएगी उधमपुर, 1 सिर्फ बीजेपी को जाएगी। पंजाब में आई है, पंजाब में 6 कांग्रेस, 6 आम आदमी पार्टी, 1 अकाली दल, वो भटिंडा वाली शायद सिमरनजीत, जो उनकी सुखबीर बादल की पत्नी है जी, 1 वहां से जाएगी। बीजेपी 0 रहेगी। हरियाणा में बीजेपी को 2 सीट आज की डेट में मेरे हिसाब से मिल रही है, वही बड़ी मुश्किल से, एक गुड़गांव की और एक वहीं के आसपास की कोई जो दिल्ली से लगती हुई है। खट्टर, फिलहाल खट्टर काफी पीछे हो गए हैं और यूथ कांग्रेस के लीडर को उनके सामने खड़ा किया है कांग्रेस ने। नए चेहरा है, नया सब कुछ है, यूथ सारा मोबिलाइज किया है, किसान मोबिलाइज किया है। तो वो एक गुड़गांव में थोड़ा सा अभी भी राज बब्बर को मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि गुड़गांव दिल्ली से लगता है तो वहाँ बीजेपी के सपोर्टर काफी है। और जैसा मैंने सुबह आपसे बातचीत में बताया था कि जो वो सारे बीजेपी सपोर्टर यूट्यूबर्स वगैरह वो सब गुड़गांव में ही रहते हैं, तो वो एक हवा वहां पर बना रखी है। वो एक्चुअल में वो जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट है ना, जो व्यापारी वर्ग जो होता है, वो ज्यादा हावी है वहां पर गुड़गांव में, तो इसलिए वहां पर जो है वो बीजेपी को अभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और एक शायद फरीदाबाद या इस तरह की कोई जो दिल्ली से लगती है उसमें कर सकती है। तो ये यहाँ का बिल्कुल साफ है। और उत्तराखंड से जितनी भी मेरी बात हुई है, उत्तराखंड में 2 सीटों पर कांग्रेस काफी मजबूत है। तो यानी आप ये मान के चलिए कि उत्तराखंड में भी 5 में से 2 सीट आपको वहां मिल सकती है। यहाँ हिमाचल में मुकाबला 2-2 का था, 2 बीजेपी की, 2 कांग्रेस की। शिमला और मंडी कांग्रेस की जा रही थी और वो अभी भी स्ट्रांग है। और हमीरपुर बीजेपी की, अनुराग ठाकुर, उनको कोई नहीं हरा सकता, जो कैंडिडेट दिया वो तो बिल्कुल ही नहीं हरा सकता कांग्रेस का। और दूसरी थी बीजेपी के खाते में कांगड़ा की, जहां से आनंद शर्मा को उतारा कांग्रेस ने। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, आनंद शर्मा को ट्रैक्शन मिल रहा है। आनंद शर्मा मजबूत कैंडिडेट के रूप में उधर रहे हुए। आज की डेट में अगर आप सट्टा बाजार अगर कहता है तो उसके हिसाब से 51% आनंद है, 49% बीजेपी का कैंडिडेट है। वजह यह है कि आनंद शर्मा ने एक काम बड़ी चालाकी से किया। उन्होंने जिस दिन अनाउंस हुई टिकट उसकी, सबसे पहले कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने लीडर थे, बड़े छोटे, टिकट के चाहवान, टिकट के जो रिजेक्ट करने वाले, सबको फोन किया उन्होंने, दिल्ली से सबको फोन किया और सबको ये कहा कि देखो, मैं इस पार्टी का एक बुजुर्ग हूं, मेरी आखिरी पारी है, आज तक मैंने कोई चुनाव नहीं जीता, एक चुनाव लड़ा था जिंदगी में, वो भी हार गए थे, विधायक का चुनाव। उसके अलावा कोई चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। अब एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की, जैसे क्रिकेट में प्लेयर को एक रिटायरमेंट मैच दे देते ना आखिरी, तो उस तरह का मैच दिया गया उनको कि जीते तो 5 साल खेलिएगा, नहीं तो फिर अब घर बैठिएगा।
तो उस तरह का इमोशनल कोड उन्होंने छेड़ा तो सारी कांग्रेस इकट्ठी हो गई, फ्रैक्शन फ्रुक्शन सब हो गया, सब लोग एक साथ हो गए, उनके पीछे खड़े हो गए। तो ऐसा था कि उनकी स्टेट पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था कि भाई गुटबाजी में हो। वो दिल्ली से आए, हिमाचल के रहने वाले हैं, पहली बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, और ये वैसे वो शिमला सीट से उनका बनता था, लेकिन शिमला रिजर्व है तो इसलिए उनको कांगड़ा से भेज दिया गया। तो ये चीज काम कर गई एक तो। और दूसरी बात, बीजेपी का जो चेहरा है वो चेहरा ऐसा है जो अभी नया चेहरा है, लोग ज्यादा उनको जानते नहीं है। विद इन बीजेपी लोग कहते हैं कि जो उनका बिहेवियर है, जो मैन टू मैन कांटेक्ट करने का है पार्टी के अंदर, वो कोई खास अच्छा नहीं है, वो थोड़े अक्खड़ स्वभाव के हैं। तो और तीसरी बात ये हो गई कि जो शांता कुमार बड़ा अहम रोल अदा करते हैं कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में। कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्राह्मण वोट के बीच में ब्राह्मण जो है उसमें शांता कुमार की बड़ी पैठ है। लेकिन हुआ ये है कि अब शांता कुमार को साइडलाइन किया गया, किस वजह से? उम्र का हवाला देकर 75 पार हो गए। और अभी जब मोदी पे ये बात आई तो अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। तो ये बात अच्छी नहीं गुजरी उनके साथ, शांता कुमार और उनके साथ। तो शांता कुमार वैसे भी काफी बुजुर्ग हो गए, वो अब शायद ना निकले, क्योंकि अभी तक तो नहीं निकले हैं वो। अगर शांता कुमार नहीं निकले बीजेपी के सपोर्ट में कांगड़ा में, तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। वहां पर आनंद शर्मा फिर आराम से निकाल सकते हैं सीट। तो आज की डेट में 3-1 का आंकड़ा लग रहा है, 3 कांग्रेस को, 1 बीजेपी को लग रहा है। तो ये स्थिति इस वक्त पूरे नॉर्थ इंडिया और चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ आपने पूछा, चंडीगढ़ में मनीष तिवारी निकाल जाएंगे सीट, इसमें कोई शक नहीं है। आज की डेट में मनीष तिवारी कांग्रेस के निकाल जाएंगे सीट। तो ये हालत है। अब यहाँ सारे मिला के आप 2 सीट हरियाणा से, 1 सीट जम्मू से और 1 सीट हिमाचल से, 4 सीट आप बीजेपी के खाते में मान के चलिए। इन सारे में से लद्दाख भी नहीं जीते इस बार, लद्दाख भी कांग्रेस के खाते में। तो 6, 13, 6, 19, 20, 4, 24 और 10, 34 सीट में से 4 सीट बीजेपी को जा रही है। ये मेरा अभी का आंकलन है, टोटल जो अभी जो हवा चली है। अब देखिए एक चीज में और इम्पोर्टेंट है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। दिल्ली बता दिए 7 सीटें सर। दिल्ली तो सर 2 सीट है, एक तो आज की डेट में 2, एक जेपी अग्रवाल और एक वो महाबल मिश्रा वाली। तो एक आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी निकालेंगे, दोनों आज की दोनों सीट है। लेकिन जो खबर है उसके हिसाब से कन्हैया कुमार ने बहुत इसको जो है टाइट कर दिया है। कन्हैया कुमार का इलेक्शन बहुत टाइट हो गया, क्योंकि बोलने में कन्हैया कुमार भी कम नहीं है और मनोज तिवारी बोलने में सबसे कमजोर है। उनको समझ भी नहीं आता बोलता है क्या है वो, उनको आज तक खुद को समझ भी नहीं आता मेरे हिसाब से वो क्या बोलते, 2 बार सुनते होंगे। तो जो वो वाकपटुति का जो तरीका है ना बोलने का कन्हैया कुमार का, वो बड़ा करा। और दोनों ही एक ही रीजन से आते हैं, दोनों ही एक ही वोट बैंक से ताल्लुक रखते हैं। तो कन्हैया कुमार ने काफी खींच लिया वो चुनाव को। हो सकता है चुनाव आते आते आपको कहीं वो सीट भी निकलती ना दिखे, लेकिन फिलहाल आज की डेट में 2 हैं। ये 2 तो श्योर है, महाबल मिश्रा वाली और अपने जेपी अग्रवाल वाली। तो ये दिल्ली का हिसाब किताब है अभी। लेकिन मैं वही बोल रहा था कि अभी हम एक फैक्टर को नहीं भूल सकते। अभी प्रधानमंत्री ने इस रीजन में कोई रैली नहीं की है, मोदी जी अभी तक नहीं आए हैं। एक बार मोदी जी आ जाएं, एक दौरा कर जाएं, उसके बाद ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी। क्योंकि बहुत सा इलाका ऐसा है जहां पर मोदी जी का फैक्टर काम करता है। स्पेशली मैं अपने हिमाचल की बात करता हूँ। हिमाचल में मोदी फैक्टर, शायद यही हिमाचल था जिसने मोदी को रिजेक्ट भी किया। यहीं से मोदी ने शुरुआत की थी बोलने की विधानसभा चुनाव में कि मेरे चेहरे पे वोट दीजिए, कमल का बटन दबाइए और मुझे जिताइए। ये यहीं से बोलना शुरू किया था। लोगों ने रिजेक्ट भी करना यहीं से शुरू किया था। लेकिन फिर भी एक फैक्टर तो है ही। लेकिन हाँ, पंजाब में वो चले जाए कोई फायदा नहीं, हरियाणा में चले जाएंगे कोई फायदा नहीं। मोदी जी शायद हरियाणा में मुझे लगता है बमुश्किल 2 रैली करेंगे और पंजाब में शायद 1 आध बार जाए तो जाए, वरना उन्होंने पटना साहब से वो लंगर सेवा करके संदेश देने की कोशिश कर ली। आप सोचिए, पंजाब में आपने परसों अगर देखे होंगे विजुअल, अमृतसर में जो बीजेपी के कैंडिडेट ने जो अपना नॉमिनेशन फाइल किया, उतनी सिक्योरिटी प्रधानमंत्री के रोड शो को नहीं मिली जितनी उस दिन मिली थी। चारों तरफ पूरी गाड़ी को पुलिस ने घेरा हुआ था। 100 लोग थे तो 1000 पुलिस वाले थे। इतनी टाइट सिक्योरिटी में नॉमिनेशन के लिए जाना पड़ा बीजेपी के कैंडिडेट को, जो पूर्व राजदूत है। ये हाल है। तो जब कैंडिडेट को नॉमिनेशन में जाना मुश्किल हो पा रहा है तो रैली करने का मतलब ही नहीं बनता। और रैली के लिए लोग कहां से लाएंगे, सबसे बड़ी बात है। लोग कहां से लाए जाते हैं? अगर चलिए वहां नहीं है तो आस पड़ोस के राज्यों से लाए जाते हैं। हरियाणा में घुसने नहीं दे रहे, मनोहर लाल खट्टर को घुसने नहीं दे रहे, तो बाकियों को क्या घुसने देंगे? कहां से लाएंगे लोग? हिमाचल से लोग जाने को तैयार नहीं है।
तो प्रधानमंत्री की मुझे पंजाब में एक आध कोई सभा हुई तो हुई, वो भी वैसे मुश्किल लगता है मुझे। चंडीगढ़ वो देखेंगे, चंडीगढ़ एक सेफ सा है कि चंडीगढ़ से पंजाब और हरियाणा दोनों को और हिमाचल तीनों को एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना भी जरूर है कि और कहीं जाए ना जाए, प्रधानमंत्री कंगना रनौत के लिए जरूर आएंगे, कंगना रनौत के यहाँ जरूर रैली करेंगे, क्योंकि स्पेशल उन्हीं की चॉइस की कैंडिडेट है, तो यहाँ जरूर आएंगे। तो ये स्थिति फिलहाल यहाँ पर है जी। बाकी एक प्रश्न और पूछ लूं आपसे मैं, ओवरऑल जो अभी तक 4 फेज हुए पूरे इंडिया के अंदर, आपका अच्छा जो चैनल खबर 8 बहुत अच्छी खबरें दिखाता है, मैं देखता हूं बहुत बार उसको, आई आल्सो गेट इंस्पायर्ड बाय दैट वन। और ओवरऑल आपको क्या पिक्चर क्या दिखाई दे रही है? फिर मैं एक दूसरे राउंड में 1-2 मिनट की टिप्पणी ले लूंगा। ओवरऑल पिक्चर देखिए, जो मैं यही कल से लेके हिसाब किताब कर रहा था, आज की डेट में ओवरऑल मुझे जो साफ जितना अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है, जो हमारे वरिष्ठ बैठे हैं, इन लोगों से सुनते हैं और तो मुझे एनडीए 251 के आसपास, मेरा आंकड़ा तो 251 पे फंस रहा है एनडीए का। एनडीए 251 आ रहा है, इसके आसपास आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर इंडिया अलायंस की बात करूं, उसमें से अगर मैं कांग्रेस का आंकड़ा निकाल रहा हूं, तो कांग्रेस का आंकड़ा मेरा 117 के आसपास, 117 120 के आसपास बैठ रहा है। तो ये मेरा अभी तक का आंकलन ये लग रहा है। 251 मुझे आज की डेट में एनडीए दिख रहा है, एनडीए नॉट बीजेपी, एनडीए 251 दिख रहा है। 2-2 मिनट की टिप्पणी लेता हूं, वक्त कम है। पहले विवेक देशपांडे